सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए सेशन के अंदर। और जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, आपसे हैंड राइटन नोट्स डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, विषय, वो रहेगा एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे मीनिंग, ठीक है, नेचर ऑफ साइकोलॉजी यानी इसका स्वरूप क्या है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, इसका स्कोप क्या है, ठीक है, दायरा, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन और साइकोलॉजी। ये हम टॉपिक जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे इस सेशन के अंदर। और नेक्स्ट सेशन में हम ये अगले टॉपिक भी, मोटिवेशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एंड द थ्योरीज रिलेटेड टू द मोटिवेशन, लाइक मास्लोस थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मोरेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये हम बात करेंगे। सो स्टार्ट विद द टुडे सेशन। यहाँ पे साइकोलॉजी की बात करेंगे। जब भी आपको अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो डायरेक्टली को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दे स्टार्ट दे आंसर विद एजुकेशन साइकोलॉजी मीनिंग, है ना। तो आपको ऐसे नहीं करना है, स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी के बारे में लिखो थोड़ा सा, देन एजुकेशन के बारे में लिखो, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है उसके बारे में लिखो, देन आपको जो पूछा हुआ है उसके ऊपर आ जाओ। सो अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले अपना मीनिंग दिखाना है इसका, या मीनिंग बोल सकते हैं, या एटिमोलॉजी लिख दो, ठीक है। एटिमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो अगर हम बात करें द वर्ड साइकोलॉजी और ड्राइव हुआ है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से साइके, जिसका मतलब क्या होता है साउल यानी आत्मा। तो यहाँ से आपको समझ आ गया। पहली बात तो याद रखो, साइके वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है, साउल आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ या टॉक अबाउट। तो अगर इसके लिटरल मीनिंग की बात करेंगे, अगर इसके लिटरल मीनिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ साउल यानी आत्मा की स्टडी करना, ठीक है। अब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे हम यहाँ पे, कि कैसे जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो साइकोलॉजी वर्ड है, ठीक है, इसका मीनिंग जो है वो कैसे चेंज हुआ। कुछ जो है इसको बोलते थे कि इज़ अ साइंस ऑफ साउल, ठीक है, कुछ बोलते थे इज़ अ साइंस ऑफ माइंड, कुछ बोलते थे इट्स अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और कुछ बोलते थे इट्स अ साइंस ऑफ बिहेवियर। एंड द कौन सी जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल कंसेप्ट है साइकोलॉजी का, वो भी हम देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे जो है वो इसका मीनिंग चेंज हुआ। तो अर्ली अगर हम बात करें 400 BC में, ठीक है, तो ग्रीक जो साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, वो साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ साउल मानते थे, ये याद रखना आपने, ठीक है। और यही लिखा हुआ है स्टेज 1 साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ साउल। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट है हमारा मेटाफिजिकल आइडिया, उसके आधार पर है, ठीक है। और इसको हम स्टडी नहीं कर सकते ना साइंटिफिक मेथड से, या ऑब्जर्वेशन, या एम्पेरिकली इसको प्रूव नहीं कर सकते ना बाय ऑब्जर्वेशन और बाय एक्सपेरिमेंटेशन। सो एज़ यू नो कि इसका जो बेसिस है यानी किसके आधार पर है, ये थियोलॉजी के आधार पर है, टोटली बिलीव्स के आधार पर है ना। यानी थियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ गॉड, ही आपको पता है ना, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मेटाफिजिक्स आपने पढ़ा होगा फिलॉसफी के अंदर। तो एक्सेप्ट नो लॉजिक, तो इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। एंड देयर फॉर दिस डेफिनेशन इज डिस्कार्डेड। बस इतना याद रखना कि ये जो कंसेप्ट था हमारा टोटली बेस्ड ऑन मेटाफिजिकल आइडिया के आधार पर है, ये मेटाफिजिकल आइडिया है हमारा, और इसको हम स्टडी नहीं कर सकते साइंटिफिक मैथड से, या ऑब्जर्वेशन से, या एक्सपेरिमेंटेशन से। तो दैट दिस कंसेप्ट इज डिस्कार्डेड। नाउ यहाँ पे याद रखना, एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स, इन्होंने बोला कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी है विदाउट अ सोल, ठीक है। यानी जो हमारा अभी आधुनिक मनोविज्ञान है वो ऐसा मनोविज्ञान है कि बिना साउल की बात करते हैं वहाँ पे। ये याद रख लो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है कहीं पे कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, लाइक आप नेट का एग्जाम देते हो तो वहाँ पे पूछा जा सकता है कि बताओ किसने बोला था कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी विदाउट अ सोल है। तो ये जेम्स ने कहा था, ठीक है। नाउ अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज में क्या आ जाएगी, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, ठीक है। सेकंड स्टेज की अगर हम बात करते हैं, जैसे इसमें डेसेक्रेट्स फ्रेंच, ठीक है, और भी आप क्या चाहेंगे, चाहे जॉन लॉकी एक ब्रिटिश थे, ठीक है, और इन्होंने साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ माइंड करार दिया गया, ठीक है। और अगर हम बात करें जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि माइंड इज़ आल्सो एक एम्बिग्यूस कंसेप्ट है। एम्बिग्यूस मतलब क्लियरली इसके बीच में आप डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब एम्बिग्यूस क्या होता है, ओवरलैपिंग, कि एकदम मतलब उलझी हुई चीज़ है, ठीक है, और साउल की तरह। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी वंस एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑन माइंड, ना इस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ना इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं प्रॉपर माइंड के ऊपर। तो वही लिखा हुआ है। सो ये जो है मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने इस कंसेप्ट को भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये भी आप थोड़ा सा लिख दोगे सेकंड स्टेज में। और ये देखो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड कौन कंसिडर करता है, तो डेसेक्रेट्स, जॉन लॉकी हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो ये मानते हैं कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं ये, कि जो हमारी साइकोलॉजी है ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, ऐसे मान लो आप, चेतक माइंड जो होता है ये उससे बनी है, या उसके साथ डील करती है, या उसकी स्टडी
किसकी, कॉन्शियस माइंड की। लेकिन ध्यान रखना, आपने ध्यान रखना, यहाँ पे आ जाएगा अभी नीचे, पहले याद रखो, विलहेल्म वुंडर्ट जो थे, इन्होंने बोला साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, यानी चेतक माइंड की साइंस है। लेकिन ये डेफिनेशन भी रिजेक्ट होगी। अब ये क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑन द बेसिस दैट मेंटल लाइफ डज नॉट कंसिस्ट ओनली कॉन्शियस मेंटल, ये बोलता है कि सिर्फ चेतक माइंड से ही नहीं बनती है हमारा, जो हमारा मेंटल यानी बुद्धि जो हमारी है वो सिर्फ चेतक माइंड से नहीं बनी है, या उसमें सिर्फ चेतक मेंटल प्रोसेस नहीं होते हैं, बल्कि उसमें बहुत सारी सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस भी होते हैं, यानी सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, अनकॉन्शियस माइंड भी होता है। तो इसी कारण ये भी डेफिनेशन जो है, या ये भी कंसेप्ट जो है वो रिजेक्ट हो गया। समझ आ गया आपको। अब 4th स्टेज की बात करें तो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, ये कहीं ना कहीं मोस्ट एक्सेप्टेबल जो कंसेप्ट है साइकोलॉजी का, ये डेफिनेशन है। अब जे.बी. वाटसन एक अमेरिकन जो है वो साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं साइकोलॉजी जो हमारा फील्ड है इसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया, इसके अंदर परिवर्तन लेके आए, एकदम क्रांति लेके आए। फिर इन्होंने नया स्कूल भी साइकोलॉजी का फाउंड करा, ठीक है, जिसको हम स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं। और इन्होंने डिफाइन करा कि साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है, याद रखना आपने। इसने डिफाइन करा था, या इन्होंने डिफाइन करा बिहेवियर को, कि बिहेवियर क्या है, ठीक है, बिहेवियर क्या है, इन्होंने ये डिफाइन करा। तो इन्होंने बोला स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन और ऑब्जर्व्ड। तो बेसिकली कुछ नहीं है, इन्होंने बोला बिहेवियर क्या होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सेस होते हैं किसके द्वारा, ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जो किसके अगेंस्ट दिए जाते हैं, पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के अगेंस्ट, सॉरी स्टिमुलस के अगेंस्ट। जो कोई स्टिमुलस मिलता है तब वो कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, इन रिटेलिएट या अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर जो भी उनको स्टिमुलस मिल रहा है उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आता है ऑर्गेनिज्म का, वो उसको हम क्या बोलेंगे, बिहेवियर, जिसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दस बिहेवियर क्या है, सम टोटल ऑल द एक्टिविटीज और एक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। ये याद रखना कि सारी की सारी गतिविधियाँ, सारे के सारे एक्शंस, क्रियाएँ जो भी परफॉर्म की जाती हैं एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिहेवियर। अब इन्होंने एक फार्मूला भी दिया था कि बिहेवियर किसके बराबर होता है, फंक्शन एस, ये एस का स्टिमुलस आ जाएगा ऑर्गेनिज्म, और रिस्पॉन्स कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है डिफरेंट स्टिमुलस के प्रति, और इसी को इन्होंने बिहेवियर बोला था, ठीक है। और ये जे.बी. वाटसन का कंसेप्ट आ जाएगा, इन्होंने एक फार्मूला दिया था। अब इन्होंने डिफाइन करा था साइकोलॉजी को, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप, ठीक है, कि ह्यूमन के व्यवहार और रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि डेफिनेशंस, बहुत सरल सी डेफिनेशन है, ठीक है, आप इनको एक खा जाओगे, ठीक है, और ये आपको ऐसा क्रैम करनी पड़ेगी, रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको इनमें से चेंजेस नहीं कर सकते आप चीज़ों को। बस थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लो, लाइक जैसे क्रो एंड क्रोज की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, सिंपल डेफिनेशन आ गई, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर यानी जो हमारे मानवीय व्यवहार हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करना, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी करना, वो हमारा क्या कहलाता है, साइकोलॉजी। ये किसने कहा था, क्रो और क्रो ने। नाउ स्किनर क्या कहते हैं कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, यानी व्यवहार और अनुभव के विज्ञान को हम साइकोलॉजी कहते हैं। ये किसने बोला, स्किनर ने। तो इसमें ऐसे याद रखो BE, ऐसे याद रख लो SBE, ठीक है। स्किनर ने क्या बोला, बिहेवियर और एक्सपीरियंस, ठीक है, ऐसे करके ट्रिक बना लो इसकी, ठीक है। तो साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, यानी अनुभव और व्यवहार का जो विज्ञान है हमारा, उसको हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये किसने बोला था, स्किनर ने। अब बोरिंग की डेफिनेशन आ जाएगी, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, कि जो ह्यूमन है, ठीक है, उसका स्वरूप क्या है, या उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। ये बोरिंग ने कहा था, क्या बोला था कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी उसकी स्वरूप बोल सकते हो आप, ठीक है, उसका नेचर यानी प्रकृति बोल सकते हो। तो मानवीय प्रकृति, उसका स्वरूप कैसा है, उसके बारे में स्टडी करने को साइकोलॉजी कहते हैं, बोरिंग ने कहा था। जे.बी. वाटसन ने साइकोलॉजी द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार की जो है एक पॉजिटिव साइंस है। क्लियर हो गया, यहाँ तक सिंपल है, करना पड़ेगा, समझने वाला इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनको आप ऐसा लिख के आते हो, ठीक है, इसमें चेंज नहीं ला सकते आप कुछ डेफिनेशंस के अंदर, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्कॉलर्स के द्वारा दी गई होती है। नाउ अब जब आप साइकोलॉजी को डिफाइन कर रहे हो तो एजुकेशन के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मीनिंग की अगर हम बात करें तो एजुकेशन का मीनिंग डिफाइन करना, या इसका कंसेप्ट जो है एजुकेशन का डिफाइन करना, बहुत ही डिफ़िकल्ट टेडियस टास्क है, ठीक है। ले मैन के हिसाब से एजुकेशन अलग मीनिंग होगा, जनरल सेंस में कुछ और होगा, और जो एक प्रॉपर मीनिंग होगा एजुकेशन का वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। अब देखो ले मैन यानी कॉमन मैन क्या कहते हैं कि एजुकेशन इज लर्निंग ऑफ रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, ठीक है, कि पढ़ना, ठीक है, लिखना, और अरिथमेटिक यानी कैलकुलेशंस वगैरह करना क्या है, एजुकेशन है एक ले मैन के हिसाब से।
जनरल सेंस की अगर हम बात करें तो शिक्षा क्या है? शिक्षा है एक्वाइशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड्स, कि एक्वायर करना, कोई चीज़ अर्जित करना, ठीक है, अटेन करना, कोई चीज़ गेन करना, किसी चीज़ का एक्वाइशन करना, नॉलेज हो गया, ठीक है, ज्ञान हो गया, कौशल हो गया और एटीट्यूड्स, ठीक है, इन चीज़ों का एक्वाइशन करने को हम एजुकेशन कहते हैं। ये जनरल सेंस में इसका एजुकेशन का मीनिंग आ गया। और बेसिकली अगर हम बात करें, एजुकेशन का मीनिंग होता है पावर ऑफ रीजनिंग, यानी तर्क निकालने की जो पावर है और सोचने की जो पावर है। समझ आई आपको? नाउ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, कि बिहेवियर को मॉडिफाई करना इंडिविजुअल्स के, पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल को डेवलप करना कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, निरंतर प्रक्रिया होती है। अब एटिमोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, यानी ओरिजिन की अगर हम बात करें, तो एजुकेशन जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है लेटिन वर्ड से, याद रखना, ठीक है। डिफरेंट वर्ड्स हैं लाइक एडुकेयर, एडुसिर, एडुकेटम, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी बेसिक जो एक आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए ज़रूरी है, तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है। सो इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड्स लाइक एडुकेयर, एडुसिर एंड एडुकेटम। अब इनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। लाइक एडुकेयर का अगर हम बात करें तो इसका मतलब है टू नॉरिश, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? टू नॉरिश, टू ब्रिंग अप, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि चाइल्ड इज़ ब्रॉड अप आर टू नॉरिश्ड अकॉर्डिंग टू सर्टन ऑब्जेक्टिव्स। लिटरल मीनिंग की अगर हम बात करें कि बच्चा जो है ना, उसको हम जो है वो नॉरिश करते हैं या उसको ब्रॉड अप करते हैं, कुछ सर्टन ऑब्जेक्टिव्स हमारा गोल होता है, ठीक है, उसी के हिसाब से हम उसको तैयार करते हैं, ठीक है, याद रखना है, उसका पालन पोषण करते हैं, ऐसे मान सकते हो आप। उसके बाद एडू सिर की अगर हम बात करें, ठीक है, एडू सिर का मतलब क्या होता है? टू लीड आउट और टू ड्रा आउट, मतलब बाहर निकालना। अब यहाँ पे क्या बाहर निकालेंगे हम? सो टू ड्रा आउट वट एवर इज़ बेस्ट इन द चाइल्ड रेदर दैन टू पुट इन। उसके अंदर जो भी है, उसके अंदर जो भी इनेट टेंडेंसीज हैं, जन्मजात से जो भी उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, बस उनको आपको निखारना है, उनको जस्ट आपको मोल्ड करना है, उनको जस्ट आपको शेप करना है, ठीक है। जैसे कि मूर्तिकार होता है ना, स्कल्पचर्स होता है, जो मूर्ति बनाते हैं जो, ठीक है, तो आर्टिस्ट क्या करता है? जैसे उसको डिज़ाइन करता है, ठीक है, वो मूर्ति पत्थर तो होता है लेकिन बस उसको तराशता है, बस वही है कि टू ड्रा आउट वट एवर इज़ बेस्ट, जो भी बेस्ट है किसमें? चाइल्ड में, उसको निकालना है बाहर, रेदर दैन टू पुट इन, ठीक है, अंदर डालने के बजाय उसके अंदर। नाउ एडुकेटिव की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, यानी किसी को ट्रेनिंग देने के कार्य को हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो ये एडुकेटिव का मीनिंग आ गया। एडुसिर का क्या मतलब हो गया? टू लीड आउट और टू ड्रा आउट। और एडुकेयर का मतलब हो गया टू नॉरिश और टू ब्रिंग अप। तो ये कुछ मीनिंग आ जाएंगे। नाउ एंशिएंट कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें, उपनिषद में इसका मीनिंग कुछ है, कौटिल्य ने कुछ कहा था, तो देखते हैं क्या बोला उन्होंने। उपनिषद की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि एजुकेशन इज द होज, एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज सैल्वेशन। सैल्वेशन मीन्स मोक्षा, लिबरेशन, बर्थ डेथ साइकिल से, इस मोह माया से छुटकारा पाना, ठीक है। तो एजुकेशन क्या है कि एजुकेशन वो चीज़ है जिसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? साल्वेशन। कि आप एजुकेशन लेते हो ज्ञान, ठीक है, फिर इग्नोरेंस से आपको क्या मिलेगा? छुटकारा, यानी अविद्या से, है ना। इग्नोरेंस से क्या मिलेगा आपको? यानी अविद्या से छुटकारा मिल जाएगा, आपकी जो साउल है वो लिबरेट हो जाएगी। तो सॉल्वेशन मतलब जिसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? सॉल्वेशन। कौटिल्य जी कहते हैं कि एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। सिंपल डेफिनेशन है कि ट्रेनिंग किसके लिए? कंट्री, देश के लिए, और नेशन के लिए प्यार उत्पन्न करना एजुकेशन है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि एजुकेशन इज द रिलेशन ऑफ सेल्फ, अपने आप को समझना, ठीक है, अपने अंदर क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ठीक है, यानी रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेशन, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, बस उसको चीज़ को समझना ही एजुकेशन है। तो ये शंकराचार्य कहते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एजुकेशन इज अ सर्विस टू ह्यूमैनिटी, मानवता को सर्विस प्रदान करना, ठीक है, वही एजुकेशन है। एजुकेशन इज अ सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ये बहुत एक कॉमन डेफिनेशन है, आप सबने सुन रखा है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन, ठीक है, कि जो डिवाइन परफेक्शन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है किसी मैन के अंदर, उसको मैनिफेस्ट करना है, जस्ट उसको आपको बढ़ाना है, उसको जस्ट मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, उसको फ्लोरिश करना है। समझ आ गई? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। महात्मा गांधी जी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत कॉमन डेफिनेशन, आप कहीं भी अगर देखोगे एजुकेशन की डेफिनेशन ये लिखी रहती है। सो बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है, कि एजुकेशन के माध्यम से, ठीक है, ऑल राउंड ड्राइंग आउट, सब कुछ बाहर निकालेंगे हम उसमें से बेस्ट जो भी उसके अंदर है, चाइल्ड और मैन की माइंड, बॉडी और स्पिरिट में से, ठीक है, याद रखना है ना। स्वामी दयानंद की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि एजुकेशन इज मीन फॉर करेक्टर फॉर्मेशन एंड राइटियस लिविंग, कि एजुकेशन जो है क्या है? एक मीन है, एक साधन है, किसके लिए?
करेक्टर की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, प्लस आपका राइटियस लिविंग मतलब सही तरीके से जीने, जो आपको सिखाता है कि आपको ये काम करना है, मॉरली आपको कैसे अपने आप को डेवलप करना है, ठीक है, एथिकल लिविंग यानी एथिकल लिविंग कैसे करनी है आपको, ठीक है, एकदम सही तरीके से कैसे रहना है, राइटियस वे ऑफ लिविंग उसके लिए तैयार करता है, ठीक है। एक साधन होता है, एजुकेशन होता है, स्वामी दयानंद जी ने डेफिनेशन दी थी। कुछ वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन आ जाएंगे, लाइक पेस्टोलॉजी कहते हैं कि एजुकेशन इज द नेचुरल, ठीक है, हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर। इनेट मैंने जैसे बताया जन्मजात से जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, जन्म से, ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तो उन सभी पावर्स का क्या करना, नेचुरल तरीके से, हारमोनियस का मतलब होता है शांतिदायक तरीके से, ऐसे मान लो कि सभी चीज़ों का एक साथ प्रॉपर विकास करना है, ठीक है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करनी है, किस चीज़ की, मैन की इनेट पावर की, जो भी उसके अंदर जन्मजात से पावर्स है उन सभी का एकदम हारमोनियस और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, वही क्या है हमारी एजुकेशन। जॉन डेवे क्या कहते हैं, ठीक है, जॉन डेवे प्रैग्मेटिक फिलासफी के प्रोमिनेंट एक फिलासफर है हमारे, पढ़ी होगी आपने, ठीक है, प्रैग्मेटिक फिलासफी, लर्न बाय डूइंग, जिसमें हैंड ऑन एक्टिविटी है। सो ये कहते हैं कि एजुकेशन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द कैपेसिटीज़ इन इंडिविजुअल्स, ठीक है, कि एजुकेशन क्या है कि सारी की सारी कैपेसिटीज़ का विकास करना, क्षमताओं का विकास करना इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों के अंदर, जो कहीं ना कहीं इनेबल करेंगी उसको कंट्रोल करने में, क्या, अपना इन्वायरमेंट यानी जहाँ पे वो रह रहा है, एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, फुलफिल कर पूरा करने में पॉसिबिलिटीज़ को, जो उसको हेल्प करेगी, ठीक है, उन सभी कैपेसिटीज़ को डेवलप करने को क्या कहते हैं, एजुकेशन। ये बोला था जॉन डेवे ने। अब रेमोंड क्या कहते हैं कि एजुकेशन इज द प्रोसेस, यानी एजुकेशन एक प्रक्रिया होती है विकास करना, यह प्रक्रिया होती है विकास की, कहाँ से, इन्फेंसी यानी शिशु अवस्था से लेके मैच्योरिटी तक, द प्रोसेस बाय विच ही अडॉप्ट हिमसेल्फ ग्रेजुअली, कहते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे वो अपने आप को अडॉप्ट करता है ग्रेजुअली यानी प्रोग्रेसिव तरीके से, अलग अलग तरीके से, ऑफ इस फिजिकल और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में, ठीक है, यानी जहाँ पे भी वो रह रहा है, ठीक है, चाहे वो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को अडॉप्ट करेगा ग्रेजुअली, ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एजुकेशन, ठीक है। तो ये रेमोंड ने डेफिनेशन दी थी, और दिस इज़ ऑल अबाउट द साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। अब ये लिखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि देखो हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, है ना, पढ़ा हमने, उसके बाद हमने देखा एजुकेशन मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अब देखो, बिफोर मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर को मॉडिफाई करने से पहले यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द बिहेवियर, है ना, बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए ना पहले आपको, कि बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है, बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है, मोटिवेशन क्या है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन क्या है, उसके बाद ही तो आप मॉडिफाई कर पाओगे बिहेवियर, ठीक है। सो इसीलिए याद रखना कि बिफोर मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो द साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, है ना, तभी तो मॉडिफाई कर पाएंगे हम। सो वही अब हम देखेंगे यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। सो एजुकेशन साइकोलॉजी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, लॉज, थ्योरीज जो भी हैं हमारे, उनका कहाँ पे यूज़ करना इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कहाँ पे यूज़ करना, एजुकेशन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी। कहीं ना कहीं ये अप्लाइड ब्रांच हो जाएगी, फिर अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, थ्योरीज हैं, उनका यहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे हैं, कहाँ पे, एजुकेशन फील्ड के अंदर, एजुकेशन सेटिंग्स के अंदर। सो मीनिंग की अगर हम बात करें तो टर्म एजुकेशन साइकोलॉजी इज कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों से मिलकर बना एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी। मीनिंग आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, अभी बताया मैंने, एंड साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर। सो यही लाइन लिखी हुई है नीचे कि स्टडी एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल बिफोर मॉडिफाइंग हिज बिहेवियर इज एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। बिहेवियर को मॉडिफाई करने से पहले आपको बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। समझ आ गई ना। जैसे देखो इधर आप कहीं जाना चाहते हो, आप कुल्लू मनाली जाना चाहते हो, ठीक है, ट्रिप पे जाना चाहते हो आप मनाली में, तो आपको मनाली जहाँ पे जाओगे उस जगह के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जाने से पहले। तो वही है कि अगर बिहेवियर मॉडिफाई करना है तो आपको बिहेवियर के बारे में पता भी होना चाहिए। सो एजुकेशन साइकोलॉजी एक अप्लाइड साइकोलॉजी की, ऐसे बोल सकते हो कि ब्रांच है हमारी एक साइकोलॉजी की, यानी अप्लाइड साइकोलॉजी हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स, प्रिंसिपल्स, लॉज, थ्योरीज का यूज़ करते हैं टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन एजुकेशन सेटिंग्स के अंदर। सिंपल क्लैरिफाई हो गया आपको।
नाउ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल लॉज प्रिंसिपल्स टू सॉल्व द वेरियस एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको कि एजुकेशन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो भी हमारे साइकोलॉजिकल लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका उपयोग करना, वही हमारा क्या हो जाएगा, एजुकेशन साइकोलॉजी। नाउ डेफिनेशंस आ जाइए, आप लिख सकते हो कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। और जब भी आप लिखोगे यहाँ पे आप एजुकेशन को भी कर सकते हो कि एजुकेशन जो वर्ड है हमारा डिराइव हुआ है, ठीक है, लेटिन वर्ड से, एडुकेर, एडुसीर, एडुकेटम, ये आप कर सकते हो, ठीक है। और साइकोलॉजी का भी आपको पता है, ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है, ये थोड़ा सा लिख के। नाउ डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो स्किनर ने डेफिनेशन दी थी इसकी, इन्होंने बोला एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। सिंपल है कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है ब्रांच है साइकोलॉजी की, एक शाखा है साइकोलॉजी की, जो डील करती है किसके साथ, टीचिंग और लर्निंग, यानी शिक्षण और अधिगम के साथ डील करती है। सिंपल क्लैरिफाई, स्किनर ने बोला था। कोल्सनिक की अगर बात करें, इन्होंने बोला एजुकेशन साइकोलॉजी द एप्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स एंड द थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और बहुत सिंपल है। क्या बोला इन्होंने कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन यानी यूज़ होता है किसका, फाइंडिंग्स का, और थ्योरीज जो भी हैं साइकोलॉजी की, कहाँ पे, शिक्षा के अंदर, कहाँ पे, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। समझ आ गई। स्टीफन ने क्या बोला कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है किसकी, एजुकेशन ग्रोथ की और डेवलपमेंट की, और वही है हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी, ये स्टीफन ने कहा था। पील की अगर हम बात करें तो ये इन्होंने बहुत सिंपल डेफिनेशन दी, इन्होंने बोला एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन, कि ये हमारी एक साइंस है किसकी, एजुकेशन की। पील है डेफिनेशन। तो आपको कोई भी 2-3 डेफिनेशन आप यहाँ से कर सकते हो, बहुत सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, अगर हम एजुकेशन और साइकोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, तो बहुत आसानी से यहाँ पे आपको समझ आने वाली है, ठीक है, बहुत सरल तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, एजुकेशन का भी बता देना क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है, ये साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी आ जाएगा, आपको इसके बारे में पता है। इन ऑर्डर टू शेप द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन नेसेसरी टू स्टडी देयर साइकोलॉजी, वही आ गया कि अगर आपको बच्चे का बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, ठीक है, शेप करना है, तो आपको साइकोलॉजी को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की लाइक स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एस्पेक्ट्स क्या होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, क्या करना है आपको, कैसे करना है आपको, बच्चे के पोटेंशियल्स क्या हैं, बच्चे की नीड्स क्या हैं, बच्चे के इंटरेस्ट क्या हैं, ठीक है, बच्चे के डिफरेंसेस क्या हैं, होते हैं ना, डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं हमारे, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं ना, समझ आ रही है आपको। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम जो है वो एक अफेक्टिव टीचर बन जाएंगे और अफेक्टिव तरीके से टीचिंग लर्निंग कैरी आउट कर पाएंगे, ठीक है, या उसका बिहेवियर मॉडिफाई कर पाएंगे, अगर ये हमें सारी चीज़ें पता होंगी तो इसीलिए साइकोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। की रिलेशनशिप की अगर हम बात करें एजुकेशन और साइकोलॉजी के बीच में, तो पहला आ जाएगा साइकोलॉजी एंड लर्नर, कि साइकोलॉजी हमारी हेल्प करता है लर्नर के बारे में जानने के लिए, या उसके बारे में अगर हम मेरे को जानना है कि लर्नर कैसा होगा, लाइक लर्नर का बिहेवियर आ जाएगा, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, क्षमताएं क्या हैं, उसके कौशल क्या क्या हैं, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं, उसकी वीकनेस क्या है, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, तो ये सारा जानने में कौन हेल्प करेगा, मेरा साइकोलॉजी, ठीक है। फिर मैं उसी हिसाब से अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं अपना जो भी पढ़ाऊंगा उनको उस हिसाब से जो मेथड ऑफ टीचिंग होगा वो मैं अप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करता है हमारा लर्नर के बारे में जानने के, यानी उसके बारे में हम जान सकते हैं, लाइक उसका बिहेवियर, नेचर, एबिलिटी, स्किल्स, ही आपको पता चल गया होगा। नाउ साइकोलॉजी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, यस, हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे, वो भी हम बच्चे के हिसाब से ही रखेंगे, और बच्चे के हिसाब से यानी बच्चे के बारे में जानने में कौन हेल्प करेगा, साइकोलॉजी, ठीक है। सो एम्स ऑफ एजुकेशन आर रिकमेंडेड वाइल कीपिंग इन माइंड द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, ये मैंने अभी बताया आपको, उसका इंटरेस्ट, उसकी नीड्स, उसका लेवल, उसका एप्टीट्यूड। 3rd क्लास का बच्चा है, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे, तो मेरे को कैसे पता चला कि 3rd लेवल का जो बच्चा होता है 3rd क्लास का, उसका इंटरेस्ट क्या होता है, तो मेरे को साइकोलॉजी से ही पता चलेगा, ठीक है। फिर उसी हिसाब से मैं अपने एम्स ऑफ एजुकेशन सेट करूँगा, ठीक है। सो साइकोलॉजी प्रोवाइड गाइडलाइंस इन डिजाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, कि साइकोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करती है कि कौन कौन से रूल्स आपको माइंड में रखने हैं, कंसिडरेशंस आपको माइंड में रखनी है, कि जब आप एम्स ऑफ एजुकेशन डिज़ाइन करोगे तो वो साइकोलॉजी बताते हैं, ठीक है। नाउ साइकोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग मेरा पढ़ाने का, शिक्षण करने का मेरा जो तरीका है वो कौन सा होगा, ये भी मेरे को साइकोलॉजी से पता चल जाएगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रिवॉल्व्स अराउंड चाइल्ड, साइकोलॉजी प्रोवाइड बेसिस व्हाट मेथड्स टू बी यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, साइकोलॉजी हमें प्रोवाइड करता है, ये फाउंडेशन रखता है, नींव प्रोवाइड करता है कि आपको
कौन सा मेथड यूज़ करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करना है, प्ले वे मेथड यूज़ करना है। जैसे अगर लोअर क्लासेस हैं हमारी, ठीक है, तो वहाँ पे हम प्ले वे मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। हायर क्लासेस हैं तो एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करेंगे, एक्टिविटी मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, समझ आई। तो ये कैसे पता चलेगा हमें, साइकोलॉजी से, ये आ गया एक रिलेशन। उसके बाद देखो साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन, यस। देखो अगर कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है क्लासरूम के अंदर तो मेरे को कैसे पता चलेगा, हाँ इसको कुछ दिक्कत है, साइकोलॉजी से पता चलेगा, ठीक है। सो वही लिखा है, साइकोलॉजी हेल्प्स इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, कॉर्पोरल पनिशमेंट रिमूव करने में, एंड जो ट्रेडिशनल मेथड थे हमारे डिसिप्लिन मेंटेन करने के, पुराने तरीके जो जैसे पुनिशमेंट वगैरह हो गया, हम उनसे हट के नई टेक्निक्स लेके आ सकते हैं डिसिप्लिन, जो भी इनडिसिप्लिन हो रहा है क्लासरूम के अंदर उससे डील करने के लिए। समझ आ गई। नाउ साइकोलॉजी एंड टीचर, ये वही आ गया कि साइकोलॉजी जो है प्रोवाइड करता है नॉलेज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड टू द टीचर, कि टीचर को अलग अलग जो एस्पेक्ट होते हैं बच्चे के, लाइक कैसे पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, कैसे पता चलेगा टीचर को, साइकोलॉजी से। देखो अगर कोई बच्चा है उसको समझ नहीं आ रही है तो टीचर जो है यहाँ पे अपना मेथड जो होगा टीचिंग का उसको चेंज कर पाएगा, लेकिन चेंज तभी कर पाएगा जब वो बच्चे की साइकोलॉजी समझेगा, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का नया लेवल, नीड्स, ठीक है। तो क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है मेरे को, हाउ टू टीच यानी कैसे पढ़ाना है, और व्हाट टू टीच क्या पढ़ाना है, तो ये भी टीचर को हेल्प करता है, ठीक है, जानने में, कौन, साइकोलॉजी। नाउ साइकोलॉजी एंड टाइम टेबल, साइकोलॉजी यानी बच्चे की साइकोलॉजी को समझ के हम टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, जैसे कि कितनी ड्यूरेशन होगी लेक्चर की, क्योंकि बीच में बोर्डम हो सकता है ना, बच्चा उसको टेंशन हो सकती है, ज़्यादा 1 घंटे की क्लास ले ली, बच्चा जो है वो शट हो जाएगा मेंटली भी, है ना। तो साइकोलॉजी इनेबल्स टू प्रिपेयर टाइम टेबल, कहीं ना कहीं कंसिडरिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को, सिद्धांत को माइंड में रखते हुए हमें टाइम टेबल हेल्प करने में, डिज़ाइन करने में भी हेल्प करता है। और कंसिडरिंग डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ सब्जेक्ट, और एक्टिविटीज़ टू अवॉइड टायर्डनेस और बोर्डम, तो बोर्डम टायर्डनेस को अवॉइड करने के लिए एक्टिविटीज़ भी हम ऐड कर सकते हैं बीच में। तो ये कैसे पता चलेगा, साइकोलॉजी से ही पता चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी कंटिन्यूसली 2-3 घंटे नहीं पढ़ सकता लगातार, है ना, तो साइकोलॉजी से पता चलेगा ना मेरे को ये। तो कहीं ना कहीं हम टाइम टेबल उसी हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं ना, कि बीच में ब्रेक रख दी, कोई एक्टिविटी करवा दी। साइकोलॉजी एंड टेक्स्ट बुक, तो वही आ गया कि बच्चे की जब मैं साइकोलॉजी को समझूंगा उसी हिसाब से मैं टेक्स्ट बुक कंटेंट भी बनाऊंगा। अगर लो लेवल है, ठीक है, बच्चे जैसे लोअर क्लासेस के अंदर हैं, तो मेरे को कैसा कंटेंट प्रोवाइड करना है, उनको इमेजेस आ जाएगा, विजुअल एड्स ऐड करने हैं उसमें, ठीक है। सो साइकोलॉजी हेल्प्स इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेटिंग टेक्स्ट बुक्स अकॉर्डिंग टू इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ चाइल्ड, कि उसका जो मनोवैज्ञानिक लेवल है, ऐसे मान सकते हो उसको आप, ठीक है, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक जो उसका लेवल है उसके हिसाब से मैं जो है वो टेक्स्ट बुक्स भी सेट कर सकता हूँ। तो वो लेवल कैसे पता चलेगा मेरा, उसको, मेरा उसको नहीं, उसका लेवल मेरे को कैसे पता चलेगा, तो थ्रू साइकोलॉजी। तो दिस इज आल्सो द रिलेशन। नाउ साइकोलॉजी एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन कैसे करूँगा मैं, कौन सी टेक्निक यूज़ करूँगा टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड, वो भी मेरे को साइकोलॉजी से पता चलेगा। सो एजुकेशन साइकोलॉजी प्रोवाइड अफेक्टिव मेथड ऑफ वैल्यूएशन एंड मेजरिंग अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, ये वही आ जाएगा कि बच्चे ने कितनी अचीवमेंट हासिल करी, ठीक है, उसके लिए जो टेक्निक्स या मेथड यूज़ करूँगा मैं, वो भी मेरे को साइकोलॉजी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और सुजेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट्स ऑफ वैल्यूएशन टूल्स, कि आप कैसे बेहतर बना सकते हो अपने वैल्यूएशन टेक्निक्स को या टूल्स को, जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो। साइकोलॉजी एंड इनोवेशन, साइकोलॉजी प्रोवाइड करता है इनोवेशंस, लाइक आप अपने टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करो बच्चे के लेवल के हिसाब से, करिकुलम आप जो है वो रीडिज़ाइन कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकते हो, ये भी हमें साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करता है। साइकोलॉजी एंड सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, सो साइकोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्यों आ रही है, तो हम साइकोलॉजी से यानी समझ के हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग, यानी क्लासरूम का कैसे डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट मेंटेन रखना है, ठीक है। डेमोक्रेटिक होता है यहाँ पे इक्वालिटी की बात होती है, जस्टिस की बात होती है, ठीक है, अनबायसनेस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। बहुत सिंपल, यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिखे हैं, 10 पॉइंट्स लिखो, ठीक है, ट्री डायग्राम बनाओ इनकी, एग्जाम के अंदर आ रहा है आपको, ठीक है, इन सब की ट्री डायग्राम बनाओ, उसके बाद एक्सप्लेन कर दो थोड़ा थोड़ा विद एग्जाम्पल्स के साथ। नाउ अगर हम नेचर ऑफ फिलॉसफी साइकोलॉजी की बात करें कि साइकोलॉजी का नेचर कैसा है, नेचर मतलब इसका अस्तित्व बोल सकते हो आप, स्वरूप बोल सकते हो, या इसकी प्रकृति कैसी है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर इसकी प्रकृति की बात करते हैं यानी नेचर, इसका स्वरूप कैसा है,
तो यहाँ पे सबसे पहले तो साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ठीक है, कहीं ना कहीं बेस्ड है किसके, साइंटिफिक मेथड के आधार पर है। यहाँ पे आप साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हो, लाइक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एम्पिरिकल रिसर्च हो गया, टू स्टडी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। किसको स्टडी करने के लिए, बिहेवियर यानी व्यवहार को, और मेंटल प्रोसेस यानी प्रक्रियाएं जो है उनको स्टडी करने के लिए आप साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हो। सो दैट्स वाई जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। देखो नेचर होता है कैसी दिखती है कोई चीज़, उसकी स्वरूप क्या है उसका, ठीक है। बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, जैसे मैंने बताया इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो कहीं ना कहीं बिहेवियर के बारे में, इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं, थॉट्स, इमोशंस, परसेप्शन, कैसे कोई बंदा परसीव करता है चीज़ों को, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें साइकोलॉजी, तो ये बहुत सारे फील्ड से जो है वो नॉलेज इंटीग्रेट करके यहाँ पे हम चीज़ें देखते हैं। लाइक बायोलॉजी हो गया, जैसे आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, हार्मोन्स कैसे, हेरिडिटरी फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं चाइल्ड की डेवलपमेंट को, तो बायोलॉजी आ गया। सोशोलॉजी यानी सोशल फैक्टर्स, फिलॉसफी हो गया, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, और मेडिसिन। तो बहुत सारे यहाँ पे फील्ड जो है उनसे डेटा इंटीग्रेट किया जाता है। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बिहेवियर की भी बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टडी नॉट ओनली इंडिविजुअल बिहेवियर बट कलेक्टिव आल्सो। यहाँ पे हम ये जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन का यहाँ पे बिहेवियर स्टडी करेंगे, पूरी क्लासरूम के अंदर जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका भी कर सकते हैं, या जो भी इंडिविजुअल्स हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर। बायो साइको सोशल अप्रोच, तो वही आ जाएगा बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर्स यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ सारे के सारे इसके अंदर उनको स्टडी किया जाता है, ठीक है, कैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स किसी की पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मोटिवेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बच्चे की होती है। साइकोलॉजिकल आ जाएगा, सोशल फैक्टर्स आ जाएंगे, डेवलपमेंटल नेचर है इसका, ठीक है। अगर हम बात करें कहीं ना कहीं तो ये देखता है कि जो कैसे एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसका कैसे विकास होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या ओवर द लाइफ, अक्रॉस द लाइफ स्पैन। तो एक्सप्लोर ह्यूमन डेवलपमेंट, कैसे उसका विकास होता है अक्रॉस द लाइफ स्पैन। बहुत सारी स्टेजेस जो हमारी आती हैं, ठीक है, जैसे आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की, और अप्लाइड एंड थ्योरेटिकल है, ये तो आपको पता ही है। कहीं ना कहीं जो भी हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल्स होते हैं उनका हम बाद में एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट फील्ड्स टू स्टडी द वेरियस प्रॉब्लम्स या टू फाइंड द सोल्यूशन रिलेटेड टू द वेरियस प्रॉब्लम्स। थ्योरेटिकल भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत सारी थ्योरीज भी डेवलप होती है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये आपको मैंने बता दिया। कल्चर और सोसाइटी से कहीं ना कहीं साइकोलॉजी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, यस। अपने नॉर्म्स क्या हैं उनके, उनके ट्रेडिशंस, डायनेमिक एंड इवॉल्विंग है, यस। साइकोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं इवॉल्व होती रहती है, नई नई डिस्कवरीज आएंगी तो हमारे जो भी थ्योरीज होंगी, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स होंगे वो चेंज होते रहते हैं। एथिकल कंसिड्रेशंस आ जाएगा कि जब भी हम कोई चीज़ रिसर्च कर रहे हैं, जैसे किसी के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है, तो आपको कुछ एथिकल कंसिड्रेशंस माइंड में रखनी है, ठीक है। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी आ गया कि डेटा रिवील नहीं करना है ना बाहर। उसके बाद आता है डाइवर्स अप्रोच, सारे के सारे स्कूल्स आ जाएंगे इसमें हमारे, ठीक है। बिहेवियरिज्म आ जाएगा, जैसे हमने देखा साउल, माइंड, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाएगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीन्स वही आ जाएगा जिसका हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड सिचुएशन में इसका यूज़ होता है। समझ आई कि जो भी हमारी थ्योरीज वगैरह डेवलप होंगी यहाँ से। उसके बाद अगर हम बात करें नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, अब वो था कॉमन साइकोलॉजी का नेचर, ठीक है, वो सारे के सारे फील्ड आ जाएंगे उसमें। अब यहाँ पे पर्टिकुलर हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर कैसा है, ठीक है, इसका स्वरूप कैसा है। तो ये सेम आ जाएगा, पहले तो साइंटिफिक डिसिप्लिन है क्योंकि है तो साइकोलॉजी की ब्रांच है ना ये। तो साइंटिफिक मेथड, एप्लीकेशन, स्टडी, लर्निंग प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं, टीचिंग मेथड्स के बारे में, एजुकेशन सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं, है ना। और इन सभी को स्टडी करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं। लर्नर की डेवलपमेंट कैसे होती है वो हम यहाँ पे मेन पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है उसका, मेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है, सोशल सामाजिक इमोशनल रेगुलेशन कैसे होती है, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो भी डोमेन्स होते हैं हमारे डेवलपमेंट के बच्चे के, ठीक है। डिफरेंट एजेस चाइल्ड लर्न एंड डेवलप, कैसे जो अलग अलग ग्रुप के बच्चे हैं वो सीखते हैं, ठीक है, उनका विकास कैसे होता है। देन आ जाएगा लर्निंग प्रोसेस के बारे में भी बात करते हैं यहाँ पे, स्टडी हाउ स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो ये भी इसका नेचर आ जाएगा कि लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात होती है यहाँ पे। बिहेवियर एंड कोग्निटिव अप्रोच, वही आ जाएगा कि व्यवहार के साथ साथ कोग्निटिव यानी उसका संज्ञानात्मक विकास, उसका मेंटल डेवलपमेंट। बिहेवियरल यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कोग्निटिव यानी मेंटल प्रोसेस, अंडरस्टैंड हाउ लर्निंग अकर, और समझते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ पे जो लर्निंग है यानी अधिगम है वो होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी बात करते हैं यहाँ पे कि
अगर हम बात करें एजुकेशन साइकोलॉजी की, तो ये बात करता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे देखने को मिलते हैं हमें, जिनका अलग अलग लेवल होता है, लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है, इंटेलिजेंस अलग अलग होती है, मोटिवेशन अलग अलग होती है, लेवल इंटरेस्ट अलग अलग होता है। और इन सभी डिफरेंसेस से कैसे डील करना है, कैसे इनको कैटर करना है, कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे आपको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है, तो ये उनसे भी डील करता है। ये भी इसका नेचर आ जाएगा, ये भी इसका स्वरूप आ जाएगा। नाउ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के बारे में भी देखा जाता है कि हाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है हमारे वो इन्फ्लुएंस करते हैं। होम लाइफ हो गया, जैसे पीर रिलेशनशिप यानी जो दोस्त वगैरह हैं, क्लासमेट्स हैं, क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसे इम्पैक्ट करते हैं लर्निंग को, ये भी यहाँ पे देखा जाता है, तो ये भी इसका स्वरूप आ जाएगा। टीचर लर्नर इंटरेक्शन कैसे होती हैं, ठीक है, उनका रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, अफेक्टिव कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, फीडबैक, कैसे ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं लर्निंग आउटकम को, इनकी भी स्टडी की जाती है यहाँ पे। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की बात करते हैं, वही आ जाएगा कि कौन कौन से टेक्निक्स होंगी हमारी मूल्यांकन करने की, बच्चे की अगर परफॉर्मेंस देखनी है, अचीवमेंट देखनी है, उनको असेस करना, कौन कौन से मेथड्स होंगे। सो वही आएगा डेवलप रिलायबल असेसमेंट टूल्स, ठीक है, फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा है, उसकी जो भी आउटपुट है उसको इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। स्कोप का मतलब क्या होता है, दायरा, ठीक है, कि कौन कौन से फील्ड कवर करता है ये, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। तो अगर हम बात करें तो इसमें हर चीज़ आ जाएगी जो हमने ऊपर पढ़ा ना अभी। इसमें मेथड्स आ जाएंगे, आपका बिहेवियर आ जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाएंगे, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को स्टडी किया जाता है, मेंटल हाइजीन की बात की जाती है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की टेक्निक्स कौन सी होंगी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात की जाती है ना। जब हम किसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बच्चा है, ठीक है, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, उसको गाइडेंस देना हो, ठीक है, उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करना। अडॉप्टेशन आ गया टू डिफरेंट कंटेक्स्ट, यानी डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे आपको अडॉप्ट करना है एंड हाउ यू हैव टू बिहेव इन द पर्टिकुलर सिचुएशंस। एडजस्टमेंट आ गया, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है, यानी बच्चे का विकास और वृद्धि कैसे होती है, लर्निंग के नेचर के बारे में, लर्निंग प्रोसेस के बारे में, करिकुलम के बारे में, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होंगे, इंटेलिजेंस, हर चीज़ आ जाएगी आपकी। मेमोरी हो गया, फॉरगेटिंग हो गया, स्टडी ऑफ मोटिवेशन, स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर, ग्रुप डायनामिक्स की बात करते हैं। तो स्कोप का मतलब क्या होता है, एरियाज आर फील्ड, व्हाट कम्स इन और व्हाट कम्स अंडर इट और व्हाट इट कवर्स। समझ आ गया, ठीक है, ये यहाँ लिख सकते हो आप। तो इसमें हर चीज़ आ जाएगी, जैसे मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, खुद के अंदर झांकना, अंदर देखना अपने, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके, क्लिनिकल मेथड हो गए, यानी वही आ गया आपका, जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, डेवलपमेंट मेथड हो गए, ठीक है, साइको एनालिटिक मेथड हो गए। तो ये सारे के सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं फॉर द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा, कहीं ना कहीं बिहेवियर जो है पीपल्स और स्टूडेंट्स का स्टडी करने के लिए। तो ये आता है इसके अंदर ना, एजुकेशन साइकोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, तो कवर कर रहा है इसको ये। यस, नाउ स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी बात करते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो हमारी है, इसके अंदर हम ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, इन्फेंसी यानी शिशुवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था हो गया, अडल्टहुड हो गया, ओल्ड एज हो गया, डोमेन्स जो होते हैं हमारे डेवलपमेंट के, लाइक मेंटल यानी कोग्निटिव, फिजिकल शारीरिक हो गया, मॉरल नैतिकता, इमोशनल यानी भावनात्मक हो गया आपका, ठीक है, और सोशल, ये सारे के सारे जो भी डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, ये भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्कोप के अंदर ही तो आ रहे हैं, यही फील्ड कवर हो रहे हैं ना इसके अंदर। उसके बाद फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को, लाइक हेरिडिटरी फैक्टर, यानी जो आपके जीन्स वगैरह, डीएनए वगैरह हो गया, यानी पेरेंटल से जो करेक्टर्स आते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गया, कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, इनको भी स्टडी किया जाता है। लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस स्टडी, नेचर ऑफ लर्निंग, ठीक है, लर्निंग प्रोसेसेस वगैरह हो गए, ठीक है, इनके बारे में थ्योरीज कौन सी हैं, लॉज ऑफ लर्निंग कौन से हैं, मेथड्स ऑफ लर्निंग हो गया, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, इन सभी को हम स्टडी करते हैं कहाँ पे, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। इंटेलिजेंस की बात होती है यहाँ पे, ठीक है, जैसे इंटेलिजेंस की स्टडी करते हैं, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, डेवलपमेंट कैसे होती है इंटेलिजेंस की, थ्योरीज कौन कौन सी हैं, मेज़र कैसे करते हैं, जिसमें आपका आईक्यू वगैरह आ जाएगा, ठीक है, और इनका यूजेस क्या क्या है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये सारे के सारे हमारे कवर होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। सो दिस इज आल्सो द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो सारा लिख देना है आपने, जो भी आप पढ़ते हो ना एक चाइल्ड के बारे में, यानी एक इंस्टीट्यूट को पकड़ लो, उसका चाहे क्लासरूम है, ठीक है, चाहे उसकी ग्रोथ है, चाहे बच्चे का डेवलपमेंट है, चाहे उसका मेंटल लेवल है, चाहे उसके डोमेन्स हैं,
मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, तो स्टडी द प्रोसेस ऑफ मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, इनकी बारे में भी स्टडी करते हैं हम यहाँ पे। हाउ मेमोरी एंड फॉरगेटिंग अफेक्ट लर्निंग, कैसे अफेक्ट होती है हमारी मेमोरी और फॉरगेटिंग जो है वो कैसे प्रभाव डालती है लर्निंग यानी अधिगम पे। नेचर क्या होता है मेमोरी का, टाइप्स ऑफ मेमोरी, काजेस क्या क्या हैं फॉरगेटिंग के, क्यों इंसान भूल जाता है चीज़ों को। मोटिवेशन की बात करते हैं यानी अभिप्रेरणा की भी बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी जरूर इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, थ्योरीज, फंक्शंस, रोल क्या है टीचर का मोटिवेशन में, कैसे टीचर जो है वो मोटिवेट कर सकता है बच्चों को, और मोटिवेशन का रूल इंपॉर्टेंस क्या होता है याद रखना अचीवमेंट में, अचीवमेंट मोटिवेशन आ गया। पर्सनैलिटी की भी बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टडी नेचर, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, असेसमेंट कैसे कर सकते हैं पर्सनैलिटी यानी आंकलन कैसे कर सकते हैं। एक होता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन बोलते हैं उसको हम, असेसमेंट सिंपली आंकलन पता करना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी कौन कौन से होते हैं, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी के, ये सारे स्टडी किए जाते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। एडजस्टमेंट आ गया, अडाप्टेशन, ठीक है, जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैसे अडॉप्ट करते हैं टू देयर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, हाउ दे मॉडिफाई देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। स्टडी एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट के बारे में। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि वन हो एडजस्ट, यानी ऐसा कोई भी प्राणी, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को एडजस्ट या अडॉप्ट कर लेता है एज पर द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, तो उसको हम बोलेंगे एडजस्टमेंट या वेल एडजस्टेड पर्सन। माल एडजस्टमेंट होता है जब वो ना कर पाए, यानी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट ना कर पाए, तो ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती है। मैकेनिज्म क्या होता है एडजस्टमेंट का, काजेस क्या क्या होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर, अबनॉर्मेलिटीज़, गुड एडजस्टमेंट के साइन क्या हैं और सिम्टम ऑफ माल एडजस्टमेंट क्या हैं, ये सारे के सारे स्टडी किए जाते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, बस आपको जस्ट रीड आउट करना है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन के अंदर, टीचर का रोल क्या है गाइडेंस और काउंसलिंग में, पर्सनल एजुकेशनल और वोकेशनल प्रॉब्लम जो भी बच्चों को फेस की जाती हैं बच्चों के द्वारा, उसमें गाइडेंस और काउंसलिंग का क्या रोल है, ये भी यहाँ पे बात की जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है कि जो व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, क्योंकि हर एक पर्सन जो है या हर एक स्टूडेंट जो है वो सेम नहीं होता क्लास के अंदर, है ना, कहीं ना कहीं उनका डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होता है, पेस अलग अलग होती है, इंटरेस्ट अलग अलग, लेवल, है ना, तो वही आगे कि नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, स्टडी साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्पेशल नीड्स क्या हैं बच्चों की वो भी यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, चाहे वो गिफ्टेड हो चाहे वो बैकवर्ड हो, वो सारे के सारे वहाँ पे स्टडी किए जाते हैं हमारे। स्टडी बिहेवियर ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन लाइक गिफ्टेड हो गया, क्रिएटिव, मेंटली रिटार्डेड बच्चा है अगर कोई, इमोशनली डिस्टर्ब्ड बच्चा है अगर कोई, फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा है कोई, चाहे वो स्लो लर्नर है, ठीक है, सोशली बैकवर्ड है, डेलिंक्वेंट है, तो ये सारे के सारे हम यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, ये सारे फील्ड कवर होते हैं। कहीं ना कहीं काजेस क्या है इनके, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है हमारी, और प्रिवेंटिव मेजर यानी कैसे इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे हम अपनी एजुकेशन को इंक्लूसिव एजुकेशन बना सकते हैं, तो ये सारे के सारे फील्ड कवर होते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। मेंटल हाइजीन, ठीक है, जैसे मेंटल हाइजीन की स्टडी करना, गुड मेंटल हेल्थ के करैक्टर क्या होते हैं, विशेषताएं, गुण, सिम्टम्स क्या हैं पुअर हेल्थ के, एम्स क्या है मेंटल हाइजीन के, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, रोल क्या है एजुकेशनल एजेंसीज का मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, कि उनका क्या भूमिका है, कैसे रख सकते हैं वो मेंटेन। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की भी बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से बेस्ट मेथड होते हैं मूल्यांकन करने के, एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होगा, इनके बारे में भी यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, ये भी इस स्कोप के अंदर आ जाएगा, फील्ड है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गया, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ठीक है, टीचर मेड टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, कैसे यूज़ किया जाता है इनका, ये सारा स्टडी किया जाता है यहाँ पे। इवैल्यूएशन ऑफ टीचर एफिशिएंसी, टीचर कितना एफिशिएंट है, अफेक्टिव है, कितने अच्छे से वो डिलीवर कर रहा है, उसका कैसे मूल्यांकन करना है, उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स होंगी, टीचिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, स्टूडेंट की प्रोग्रेस, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डिज़ायरेबल चेंजेस आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे स्टडी करते हैं किसके अंदर, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। और लास्ट वन इज नॉट लीस्ट, दैट इज ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप सिचुएशन, बिहेवियर क्या होता है बच्चों का, कहाँ पे ग्रुप्स के अंदर कैसा बिहेवियर है उनका, अगर कोई अबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाएंगी, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी फील्ड यहाँ पे कवर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्रुप्स ऑन द स्टूडेंट, स्टूडेंट बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस ऑन ग्रुप, क्या उनका इन्फ्लुएंसेस है ग्रुप्स के ऊपर बच्चों के बिहेवियर का, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के बारे में, इसकी डिफरेंट टाइप्स। सो आज लेक्चर हो चुका है लंबा 44 मिनट का, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं ये अच्छा लगा होगा, ठीक है, डेफिनेटली लगा होगा, बहुत अच्छे से यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है,
एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से। तो अगर सच्ची में आपके लिए ये बेनिफिट रही है कहीं ना कहीं वीडियो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।